अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2015 के अनसॉल्व सॉल्यूशंस के बारे में। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट ऑडिट? Cost audit means audit of cost accounts which is related with deep checking and verification of accuracy of cost, techniques, methods and accounts. Next is, what do you mean by material control? Material is the basic necessary or first step for any manufacturing process. In the first step of manufacturing process, there are many areas which can be analyzed for the purpose of material control. Material is the consumable particular which are consumed during the process of product or services. मतलब किसी भी संस्था को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कोई चीज़ चाहिए तो वो मटेरियल है, मतलब ये एकदम बेसिक नेसेसरी है। नेक्स्ट इज थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय आइडल टाइम एंड ओवर टाइम? सो पहले आइडियल टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच द एम्प्लॉयर्स पेड टू द वर्कर बट डज नॉट गेट एनी आउटपुट इन रिटर्न। मतलब ये वो टाइम होता है जिसमें जिसको वर्कर फालतू में खर्च करते हैं, जैसे वर्क करते टाइम, मतलब काम करते टाइम किसी को चाय खाना वाना चाय वाय पीना हुआ, उसके लिए जो टाइम जाएगा उसे आइडियल टाइम, मतलब बेफिजूल का खर्च हुआ टाइम, वो होता है आइडियल टाइम। नेक्स्ट है ओवर टाइम, उसी में का व्हेन वर्कर्स वर्क बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स दैट इज ओवर टाइम। मतलब जो हमारे फिक्स काम करने के लिए एक फिक्स हावर है, मतलब जैसे 8 घंटा, उसके बियॉन्ड अगर उससे ज़्यादा हम कोई काम करते हैं तो वो होगा ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवरहेड्स? Overheads means amount of expenses by any name which is not covered in prime cost. It is not direct material, not direct labor और direct expenses। मतलब एक तरह से अगर हम बोले तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? Direct expenses, that type of expenses which is directly effect on production। मतलब ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करता हो, मतलब अगर वो ना हो तो प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? Prime cost, the direct cost of commodity in terms of materials and labor involved in its production। मतलब एक तरीके से जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, इन सबके जोड़ को हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, what is statement of cost? So statement of cost, it is a statement is prepared to show total cost and the profit or loss, but it is not desired to find out cost per unit expenses separately. The statement is called statement of cost। statement of cost अकाउंट को प्रॉफिट और लॉस या टोटल अकाउंट निकालने के लिए बनाया जाता है। अगला है, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? सम इंस्टीट्यूशन डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कस्टमर। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट
and per unit cost on basis of amount spent by such institution on providing services and then determining per unit selling price on this basis is known as operating costing। जैसे स्टेटमेंट हम कॉस्ट को हम जैसे कोई बिजनेस है जिसमें मटेरियल बनाया जा रहा है, मटेरियल मतलब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते थे। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट नहीं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होती हैं, सो उस टाइप के लिए ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड लगेगा, जो कि प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करा के सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हो, ऐसी कंपनियां। अगला क्वेश्चन है, What do you mean by byproduct? Byproduct. A byproduct is secondary product which is derived from the manufacturing process. It is not the primary product services being produced. मतलब ये एक तरीके से सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं होते हैं उसी को बनाते टाइम ये बन गया होता है, लेकिन ये प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड इट्स स्टार्ट विद द बजटिंग प्रोसेस। मतलब कॉस्ट अकाउंट, एक कॉस्ट कंट्रोल एक तरीके से किसी भी बिजनेस के फालतू खर्चों को कम करने के लिए होता है। जैसे इसका नाम कॉस्ट कंट्रोल मतलब खर्चों की लागत, मतलब खर्चों का नियंत्रण। सो सबसे पहले हम अपने जो खर्चे हैं उनका आइडेंटिफाई मतलब उनको पहचानेंगे। उसके बाद वो जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रॉफिट में। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बजटिंग। सो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि लगभग 200 वर्ड्स में ईच का आंसर देना है। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो अब अंतर करना है, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड ब्रिंगिंग गुड्स टू द पॉइंट्स ऑफ सेल। मतलब वही वाला जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन को प्रभावित करता हो, मैन्युफैक्चरर को प्रभावित करता हो, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित करता हो वो वाला। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने लायक तैयार करने तक का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि प्रोडक्शन के रिलेटेड किया गया हो। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, फ्रेट इनवर्ड मतलब भाड़ा, वेजेस, मजदूरी, ये। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट इफेक्टिंग डायरेक्टली ऑफ प्रोडक्शन। सो वही जो हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्टली ना प्रभावित करता हो, मतलब उसके होने ना होने से प्रोडक्शन का कोई फर्क ना पड़ता हो। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे सैलरी पे करनी है, रेंट चुकाना है, बैड डेब्ट और एडवर्टीजमेंट और कमीशन, सेल्स एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। और अब अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसमें इस पार्ट में हम केवल ओनली थियरी कवर करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम सेकंड पार्ट में खाली सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे। सो इसमें हम इसको छोड़ देते हैं, खाली थियरी पूरा ऑल टू ऑल कवर कर लेते हैं। जैसे तो हमारा सेकंड हो गया है। अब थर्ड में क्या है, थियरी पोर्शन में एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
मटेरियल कंट्रोल। सो आइए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर परचेजिंग, स्टोरिंग एंड consumption of materials. Material control ensures that the right quality and quantity of materials is available to the company at the right time. It helps to reduce the losses and wastage of materials. मटेरियल एक किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने बिजनेस में कितने माल की आवश्यकता है या कितना हमारे गोदाम में, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है माल, ये कब तक चलेगा। इन सब बातों का एग्जैक्ट मतलब हमें मटेरियल कंट्रोल से पता चलता है, जिससे हम अपने जो गोदाम में माल पड़े पड़े खराब हो जाता है उस लॉसेस से बच सकते हैं मटेरियल कंट्रोल करके। सो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जैसा कि बताया। सेकंड, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, ये भी बताया कि हम अपने जो वेस्टेज है उसको हम दूर कर सकते हैं। थर्ड इज बेटर सर्विस टू कस्टमर। फोर्थ, प्रॉपर क्वालिटी एंड प्राइस। फिफ्थ, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, यही इससे हम अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और इसका प्राइस भी हमें अच्छे से मालूम पड़ सकता है। और मतलब वही हम अपने स्टोरेज को मेंटेन कर सकते हैं एक बीच के लेवल पे, जहाँ ना मटेरियल कम हो ना ज़्यादा हो, ना वेस्ट हो ना ज़्यादा हो। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बता दिया है, ये जो न्यूमेरिकल है वो हम अलग सेपरेट वीडियोस का करेंगे, खाली न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। अभी इसको खाली थ्योरी पोर्शन करने हैं। अब फोर्थ वाला है व्हाट इज लेबर कॉस्ट कंट्रोल, व्हाट फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। मतलब वही लेबर कंट्रोल करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन is an important cost of factor which is require constant measurement and analysis। मतलब यही कि कंपनी में लेबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होता है। अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन होगा ही नहीं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल हम करते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर। पहला है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज दैट विच इज डायरेक्टली चार्ज टू अ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और यूनिट। वही जो हमारे ऐसे लेबर जो हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करते हों, वैसे लेबर। इनडायरेक्ट लेबर इज पेड टू दोज वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट लेबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर जो हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन में हमारे एंगेज मतलब शामिल नहीं होता, डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट प्रभावित नहीं करते, ये प्राइम कॉस्ट में नहीं होता। अभी हमने प्राइम कॉस्ट देखा था, तो प्राइम कॉस्ट में ये था डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम, इन सब का प्लस इन सब का जोड़ हम प्राइम कॉस्ट में दिखाते थे। तो डायरेक्ट लेबर उसमें थे, सो लेकिन इनडायरेक्ट लेबर नहीं था, इसलिए
प्राइम कॉस्ट में इसको नहीं दिखाते हैं। आगे अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब हमारे लेबर को कैसे कैसे पेमेंट करते हैं हम। जब पैसे में करते हैं, जैसे ये वाला मॉनेटरी पेमेंट, पहला है बेसिक वेज ऑफ सैलरी, बेसिक वेज और सैलरी जो हम पे करते हैं, या डियरनेस अलाउंसेस जो अलाउंसेस देते हैं वो, या तीसरा प्रॉफिट बोनस, चौथा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और जो पेंशन देते हैं, और जो हॉलिडे के लिए भी हम पे करते हैं उसको, उसके लिए। और नॉन मॉनेटरी पेमेंट जैसे जो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने लेबर को, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कैंटीन में भोजन खाना उसको उपलब्ध कराते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ए चाइल्ड, मतलब उसके लिए, उसके बच्चों के लिए हम मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। और अगला है हाउसिंग फैसिलिटी, उसको रहने के लिए हम मुफ्त में मकान देते हैं। ये सब उसको दे। अब हम देखेंगे लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, हम लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसके लिए पहला प्रोसीजर है मैनेजेरियल प्रोसीजर, जिसमें पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन में प्लानिंग करके, दूसरा है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड यूज ऑफ लेबर बजट, फोर्थ स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वेज पॉलिसी, फिफ्थ लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब यूज ऑफ लेबर बजट, मतलब लेबर के बजट का उपयोग करके प्रबलता से हम वेज पॉलिसी को ध्यान देंगे। और लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनती है लेबर परफॉर्मेंस की, उसको ध्यान देके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है ऑपरेशनल प्रोसीजर, जिसमें पहला है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ अटेंडेंस, प्रॉपर कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ वेज, प्रॉपर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग। ऑपरेशनल में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम सही से ही देखेंगे कि हमारे संस्था में कितने वर्कर की आवश्यकता है, उससे वैज्ञानिक तकनीकों से हम अपने वर्कर का, अपने कर्मचारी का चयन करेंगे, प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे उसका, और उसकी अटेंडेंस का, जो वो आएगा काम करने, उसके अटेंडेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, और उसको काम करने के लिए अच्छी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो, कोई इसमें गड़बड़ी ना हो। ये कुछ ऑपरेशनल प्रोसीजर हैं। अगला है थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर, पहला पर्सनल डिपार्टमेंट, सेकंड टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, थर्ड पेरोल डिपार्टमेंट। मतलब उनको हम ऐसा रूल ऐसा बनाएंगे कि हमारा टाइम की बचत हो सके हमारे, उसके लिए हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। उनको उनके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट और पेरोल डिपार्टमेंट, जिसमें हम सबको पे करते हैं, ये सब डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। अगला क्वेश्चन है, हमारे 4 तक हो गया। अब 5वां हम देखते हैं, एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। आइए एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस, विच इज in the nature of production process, repetitive in nature, uncontrollable losses, its cost borne by good unit, ascertain on the basis of past experience and technical evaluation, disclosed in credit side of
प्रोसेस अकाउंट, ये दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं प्रकृति में। ये अनकंट्रोलेबल लॉसेस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये हमारे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। अब इनकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल लॉसेस आर द लॉसेस विच आर प्री कैलकुलेटेड बाई एंटरप्राइज on the basis of past experience. Such losses is related to nature of production and will be uncontrollable in nature. इस प्रकार के खर्चों को संस्था पहले ही कैलकुलेट कर लेती है अपने बीते हुए अनुभवों के कारण। ये प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये रोके नहीं जा सकते, मतलब ये हो के रहेंगे। इसके लिए एंट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। एंट्रीज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। पहली कंडीशन है व्हेन नॉर्मल वेस्टेज इनकर्ड, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। एंड सेकंड कंडीशन है व्हेन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, इसके लिए है कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। आगे है एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस। Over and above normal loss treated as good units, non-repetitive, disclosed in credit side of process account. Disclosed in debit side of process account. Controllable losses, its cost transferred to P&L account due to एक्सटर्नल रीजन जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, मशीन ब्रेकडाउन, मेजर पावर फेलियर, केयरलेसनेस, फायर, तालाबंदी, मशीन खराब हो जाना, कोई बड़ा फेलियर हो जाए किसी लापरवाही से या आग इत्यादि से होने वाले वेस्टेज। इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल लॉसेस आर द लॉसेस विच इज arise due to inefficiency of the management. If any actual loss is higher than normal loss, that difference should be recognized as an abnormal loss. ये हमारे मैनेजमेंट में लापरवाही के कारण उत्पन्न होता है ये लॉस। जब भी एक्चुअल लॉस ज़्यादा हो जाए हमारे नॉर्मल लॉस से, सो उसके डिफरेंस को हम एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं हम। एंट्रीज ऑफ एबनॉर्मल जो भी हो, पहली कंडीशन है व्हेन एबनॉर्मल वेस्टेज इनकर्ड, सो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। सेकंड कंडीशन व्हेन सेल ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, कैश डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अगला है एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव्स। नॉर्मल लॉस इन एस्टिमेटेड फिगर इफ द क्वांटम ऑफ लॉस इज लेस देन द डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, द डिफरेंस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। ये सब काफ़ी बड़ा रहने देते हैं। मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, it is known as abnormal gain. It may be possible that units of normal loss are lower than expected loss. In such situation, actual output will be higher in compared to expected output. मतलब हमारे यूनिट्स को बनाने में सामान्यतः जो खर्चा हुआ है हमारे सोच से, हमारे अनुमान से कम होगा। इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्रीज ऑफ एबनॉर्मल गेन व्हेन एबनॉर्मल गेन इनकर्ड, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल अकाउंट। सेकंड कंडीशन है व्हेन सेल ऑफ एबनॉर्मल गेन,
नोशनल, नेशनल नहीं है, नोशनल है। एंट्री है एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। सो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग, cost accounting is accounting for cost aimed at providing cost data, statement and report for the purpose of managerial decision making. Cost accounting is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art, practice of cost control and ascertainment of profitability. It includes presentation information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. मतलब जो हमारी संस्था में अधिकारी बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग करने के, डिसीजन लेने के लिए हमें उनको कॉस्ट डेटा, स्टेटमेंट, रिपोर्ट ये सब प्रोवाइड कराने हैं ताकि वो डिसीजन ले सकें। इसमें ये सब आते हैं, वो बिजनेस के हित के लिए ही डिसीजन लेंगे, इसलिए हमें ये प्रोवाइड कराना होगा उन्हें। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, पहला है डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट की पहचान करना, निरीक्षण करना। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बिक्री मतलब विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन, उसकी पहचान करना। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको एनालाइज करें, उसको ध्यान से रिकॉग्नाइज करें। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, जो हमारा टेंडर प्राइस होगा उसको अच्छे से डिफाइन करें। टू हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, ये सब हमारे जो कॉस्ट होगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये टू मैनेजमेंट। अगला है एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला है एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर, सेकंड इज एडवांटेज टू द एम्प्लॉई, थर्ड इज एडवांटेज टू द इन्वेस्टर, फोर्थ इज एडवांटेज टू द कंज्यूमर, फिफ्थ इज एडवांटेज टू द नेशन एंड सोसाइटी। मतलब इससे हमारे प्रोड्यूसर को, एम्प्लॉय को, इन्वेस्टर को, कंज्यूमर को, यहाँ तक कि हमारे नेशनल और हमारे आसपास मोहल्ले, सोसाइटी को भी हमारे फायदा होगा इससे। सो ये खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।